हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो भी सिर्फ और सिर्फ वन शॉट में, यानी कि पूरी वीडियो में हम पढ़ लेंगे कि हाँ भाई रिप्रोडक्शन क्या है और उस पूरे चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आज हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर होगा बड़े ही फास्ट मोड में, बट होगा हर एक चीज़ आपको समझ आए इस तरीके से और इस तरीके से कि भाई हर एक चीज़ और हर एक पॉइंट जो भी इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी होगा आपका साथ ही साथ पूरा क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो, और असेक्सुअल और सेक्सुअल में कितने टाइप होते हैं उनके बारे में, प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फ़ायदे हैं, राइट, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन आता कैसे है, डीएनए क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं डीएनए के बारे में। मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम डीएनए, तो आज हम थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इजी हैं और इजीली ही उनको समझेंगे, इजीली ही उनके एग्जाम्पल जो है याद करने वाले हैं बड़े ही आराम से, कुछ ट्रिक्स के साथ, कुछ टिप्स के साथ। तो चलिए करते हैं ये चैप्टर स्टार्ट और साथ ही में हम एंड में पढ़ने वाले हैं कि हाँ भाई ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है जिससे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रोक सकते हैं या फिर पॉपुलेशन को जो है रोक सकते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उसको हमें रोकना पड़ेगा ही पड़ेगा। सारे मेथड्स वो भी पढ़ने वाले हैं हम इसी चैप्टर के अंदर, यानी इन जस्ट वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देख रखा है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सिंपल इज दैट, नाम से समझते हैं रिप्रोडक्शन। मैंने जब पढ़ाया था रिप्रोडक्शन, जब बहुत सारी वीडियोस बनाई थी भाई व्हाट इज रिप्रोडक्शन, उसके पार्ट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो भाई सबसे पहला मेरा सिर्फ यही कहना था कि भाई रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है, अगेन किसी चीज़ का प्रोड्यूस करना, वो भी कहाँ से, वो भी एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जो पहले से ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वहाँ से मैंने क्या उसी के बॉडी से या उसके बॉडी के पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस हुआ है। और क्योंकि वो अगेन प्रोड्यूस हुआ है, राइट, और कहाँ से प्रोड्यूस है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस है, तो इस पूरे प्रोसेस को द प्रोड्यूसिंग ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन या प्रोड्यूसिंग ऑफ अ न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो बच्चा होता है उसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। तो प्रोड्यूसिंग ऑफ अ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, और जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा आपका पेरेंट, यानी कि द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द पेरेंट सेल या फिर पेरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग, राइट, वो भी उसी के काइंड का, वो भी उसी के स्पीशीज का, ऑफ अ सेम स्पीशीज या ऑफ अ सेम काइंड। तो ये हो गई हमारी पूरी डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की, जहाँ पर आपको तीन चीज़ें मेंशन करनी है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, सेकंड, थर्ड ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर सेम स्पीशीज के आप ऐड नहीं कर रहे हैं तो ये मत बोलना कि मैम लिखा तो पूरा था व्हाट इज रिप्रोडक्शन पर मार्क्स नहीं मिले हैं, अगर 3 पॉइंट में से कुछ भी आपने उस डेफिनेशन में मेंशन नहीं करा है या फिर कहीं पर भी आप लैग करते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि कुत्ते के बच्चे बिल्ली पैदा हो रहे हैं या बिल्ली के बच्चे जो है इंसान पैदा हो रहे हैं, सेम स्पीशीज ही रहेगी। कुछ कॉन्टिन्यूटी को बना के रखना है तो सेम स्पीशीज आपको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि हाँ भाई अब आते हैं हमारे पास दो टाइप के रिप्रोडक्शन, दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके कुछ पार्ट्स, दैट इज फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बट क्योंकि ये वन शॉट तो अगेन देखेंगे कि हाँ भाई क्या क्या होता है और इनके कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ये सारी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपना सर्वाइवल जो है कंटिन्यूअस रखते हैं इस पूरे अर्थ के ऊपर। प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दो पार्ट हैं हमारे पास, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैसे करता है, प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल कैसे करता है। तो चलिए करते हैं चैप्टर स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। स्टार्ट करने से पहले लेट्स जस्ट टेल अबाउट यू, लेट्स जस्ट स्पीक अबाउट आर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो टिपिकल चीज़ है जिसमें आपका रहता ना कि भाई भेजा फ्राई है, ठीक है, तो उस भेजा फ्राई को हटाने के लिए आज हम पढ़ने ही वाले हैं। स्टार्ट ही ऐसे कर देंगे बिकॉज जब कभी भी हम स्टार्ट करते हैं ना तो भाई बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन पावर होती है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन पावर इतनी अच्छी है तो पहले क्यों ना टफ सा टॉपिक उठा लें ताकि हम उसको ईजी बना दें आपके लिए और आप बड़े ही आराम से उसको समझ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज दी डीएनए। ओके,
हैपेंस ओनली इन इंडिया, नो मैटर। हाँ जी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, जो कि 1 मार्कर में आपसे हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में कि भाई डीएनए क्या होता है, ठीक है, या एटीपी क्या होता है। अब एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ नहीं रहे, सेल नहीं पढ़ रहे, तो ना बात करते हैं, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज द डीएनए, जो कि कैरी करता है जीन जो कैरी करती है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होती है पेरेंट सेल से हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर। बस यही तो प्रोसेस है ना भाई, डीएनए कंटेन जीन। अब जीन क्या है, जीन कंटेन करेक्टर। अब करेक्टर क्या है, जो कि भाई ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। आप अपने पापा की कार्बन कॉपी नहीं हो, ठीक है, बट कार्बन कॉपी नहीं हो बिकॉज आपकी क्लोनिंग नहीं हुई है, ठीक है, बट क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपके बिल्कुल सेम हैं, तभी तो लोग बोलते हैं ना यार ये तो अपने पापा पे गया है, ये तो अपनी मम्मा पे गई है, या ये तो बिल्कुल अपनी मॉम की टू कॉपी है। बोलते हैं ना, अक्सर सुना होगा आपने ये सारे वर्ड्स, बिकॉज मैं तो बहुत सुनती हूँ, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारे जो करेक्टर थे भाई वो कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, और वो सिमिलर करेक्टर ना कहाँ से आए हैं, बिकॉज ऑफ दिस डीएनए, राइट, बिकॉज ऑफ दिस डीएनए जो कि जीन को कैरी करता है, और जीन ही उस करेक्टर को कैरी करती है, और वो करेक्टर जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू दी बेबी, फ्रॉम पेरेंट टू दी ऑफस्प्रिंग, राइट। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बड़े आराम से समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक बार देखते हैं इसका पिक्चर देखते हैं कि यहाँ पे डीएनए का पिक्चर कैसे होता है। दिस इज द डीएनए बेटा, ये जो आपको कॉइल शेप दिख रहा है ना, ठीक है, दिस इज द डीएनए, ओके। अब ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, दिस इज द कॉइल शेप डीएनए, ठीक है बेटा। अब जब कभी भी इस कॉइल को यानी कि इस थ्रेड को हम कुछ ज्यादा ही कॉइल कर देंगे ना, सपोज ऐसे 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 और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी ऐसे 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 करके एक दूसरा स्ट्रक्चर बना देंगे, तो आप देख सकते हो कि भाई कितनी ज्यादा कॉइल्स मैंने यहाँ पर इस डीएनए के फाइबर की बना दी है, और इस कॉइल्स को ही हम बोलते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स। अब क्या है ये क्रोमोसोम्स, भाई हमारे हर ऑर्गेनिज्म के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। उन क्रोमोसोम में से सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ही ऐसा क्रोमोसोम होता है, यानी कि 2 ही ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम बोलते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सारी चीजें हमारे अंदर एज इट इज ना लाने के लिए। क्या मैंने बोला, वो सारी चीज हमारे अंदर एज इट इज ना लाने के लिए, यानी कि कुछ वेरिएशन देने के लिए। उन पे आते हैं हम बाद में, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि हाँ भाई क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं 23 पेयर, इन विच 22 पेयर्स होते हैं हमारे ऑटोसोम्स यानी कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिसके वजह से हमें क्या मिलता है, हमारी जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, लाइक फैमिली पे जाते हैं हमारी आईज, हमारे बाकी के करेक्टर नोज, लिप्स वगैरह वगैरह, ये सब क्या हो गए भाई हमारे उन क्रोमोसोम की वजह से जो कि हमारे पास आ रहे हैं हमारे पेरेंट बॉडी से, ठीक है। उन क्रोमोसोम के अंदर भी क्या हो गया, डीएनए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना बेटा, वो किससे बनते हैं भाई, हमारे डीएनए को कॉइल करके, डीएनए को ऐसे 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 अरेंज कर दोगे तो क्रोमोसोम बन गया। वेरी सिंपल, कि भाई डीएनए को ऐसे 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 अरेंज कर दो कॉइल की फॉर्म में और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दो, वो बन जाएगा मेरा क्रोमोसोम। और ये जो मैंने क्रोमोसोम बनाया, दिस इज नॉट अ क्रोमोसोम, दिस इज अ क्रोमेटिड, बिकॉज यहाँ पर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं पेयर के अंदर, तो आपको कुछ जो इसका स्ट्रक्चर है वो ऐसे करके मिलेगा, और दोनों जो है बेटा साथ में ही होंगे। साथ में क्यों होंगे, बिकॉज ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ऐसे आपको 2 क्रोमोसोम जो है मिलेंगे और इनको हम बोलेंगे हमारे क्रोमोसोम। और अगर जैसे कि मैंने पहले बनाया था, यानी कि सिर्फ एक वो रेड वाला, उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिड। क्लियर, अब हमारी सारी टर्म क्लियर है। व्हाट इज डीएनए, एक फाइबर है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि कॉइल शेप में है। उस कॉइल को हम और ज़्यादा कॉइल कर देंगे, हाईली कॉइल्ड कर देंगे और कुछ इस स्ट्रक्चर के अंदर बना देंगे, और ऐसे हम 2 पेयर बना देंगे तो उसको बोलते हैं हमने क्रोमोसोम। एक पेयर है तो होगा हमारा क्रोमेटिड। वेरी इजी, ठीक है। अब इन डीएनए को अगर हमने खोल कर देखा, सपोज हमने इसका एक पार्ट जो है ले लिया, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और क्योंकि इस तरीके से दिख रहा है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ बोन्स बना रखे हैं डीएनए ने, और इन बोन्स के साथ साथ वो कुछ चीजें कैरी करता है, दैट इज दी जीन्स, ठीक है। सपोज दीज आर द जीन जो कि हमारा डीएनए जो है बेटा कैरी कर रहा है, और ये जीन कैरी करती है अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन जीन के अंदर होती है बहुत सारी इन्फो,
किस चीज की इंफॉर्मेशन, करेक्टर की, ठीक है, जो कि हमारे पेरेंट सेल से एक ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहा है। और ये सारी चीजें जो है बिल्कुल सेम रहेगी हमारे ऑटोसोम्स के अंदर, ठीक है। वेरिएशन कहाँ से आएगी, जो कि सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है। किस चीज का मेन पॉइंट है भाई, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि वहां पर वेरिएशन आएगी ही आएगी। वो आती है बेटा हमारे सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जो जिससे कि क्या बनता है, हमारे गैमेट्स उसके अंदर होते हैं वो चीज, और वहां से बेटा मिलती है हमें वेरिएशन। वहां पर वेरिएशन इसलिए होती है बिकॉज वहां पर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो कि आप पढ़ोगे 11th क्लास के अंदर, यस 11th में सेल डिवीजन के अंदर, कि सेल डिवीजन कैसे होता है, व्हाट इज मायोसिस एंड व्हाट इज माइटोटिक डिवीजन, और वहाँ पर होती है मियोसिस, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही होती है जो आपको नहीं पढ़ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई डीएनए के अंदर जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो रही होती है। क्यों छेड़छाड़ हो रही होती है, क्यों, क्योंकि भाई मेल का और एक फीमेल का वो डीएनए, वो क्रोमोसोम जो है आपस में मिल रहे होते हैं, और क्योंकि वो आपस में मिलते हैं तो एक ऐसा कॉम्बो बनता है। सपोज आपने क्या करा, एक टेलर मेड शर्ट बनाई। अब टेलर मेड शर्ट क्या है मैम, सपोज आपको चाहिए भाई एक ऐसी शर्ट गोविंदा स्टाइल वाली, ठीक है, एक ऐसी शर्ट जो बड़ी ही गोविंदा स्टाइल वाली है, जो यहाँ से है रेड, यहाँ से है येलो और पीछे से है ब्लू, ठीक है। अब ऐसी शर्ट आपको चाहिए, आपके अंदर बड़ी ही मच रही है चुल के भाई मुझे तो पहननी है, मुझे तो गोविंदा का स्टाइल जो है फॉलो करना है। या फिर कभी प्ले के अंदर ऐसा कोई आपको मिला है कि भाई थीम ही आपकी रेनबो है, तो आप रेनबो कलर के कपड़े पहनोगे, ठीक है। अब वो ऐसी शर्ट मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज कोई नहीं पहनता ना, इतना चमक धमक कोई नहीं पहनता कि भाई यहाँ से येलो, यहाँ से पिंक है, यहाँ से पीछे ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप टेलर के पास जाओगे, बिकॉज आपको अर्जेंटली चाहिए भाई, आपका मन कर रहा है या फिर आपका प्ले है, आप टेलर के पास जाओगे और बोलोगे भाई यहाँ से ब्लू ही होनी चाहिए, ठीक है, और उसका कपड़ा डेनिम होना चाहिए, यहाँ से पिंक ही होनी चाहिए, और उसका कपड़ा जीन्स वाला नहीं होना चाहिए, उसका नॉर्मल शर्ट का होना चाहिए, पीछे से ना सिल्क का कपड़ा लगा दियो यार, वो रेड कर दियो, ठीक है। तो क्या हो गई, वो टेलर आधे आधे कपड़े लेगा और उसको उसके हिसाब से ही बना देगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जो आपने उसको बोला, ठीक है। तो उसने 3 सारी कपड़ों का कॉम्बिनेशन बनाया जो कि वो बन के आई है आपके लिए। ऐसा ही कुछ टेलर मेड क्रोमोसोम बन रहा होता है हमारे सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, जो कि मेल और फीमेल से मिलता है, कुछ कॉम्बिनेशन हो रहे होते हैं, और उन कॉम्बिनेशन से ही क्या आते हैं, वेरिएशन, जो कि एक ऑफस्प्रिंग को अलग बनाते हैं उनके पेरेंटल सेल से। आई होप दिस इज क्लियर। ज़्यादा नहीं जाना है हमें, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि भाई सेक्स क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनमें कॉम्बिनेशन होता है, जिनमें क्रॉसिंग ओवर होता है मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स का, और वहाँ उसकी वजह से क्या मिलती है, एक टेलर मेड क्रोमोसोम मिलता है जिसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, और वो ही वैरायटी हमें अलग करती है हमारे पेरेंट्स। खत्म, बहुत सिंपल। पता नहीं क्यों आपने इतना टफ समझ रखा था डीएनए को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार इसमें क्या लिखा है। ऑल्सो नोन एज द ब्लूप्रिंट या फिर मास्टर कॉपी। क्यों बोलते हैं इसको मास्टर कॉपी या फिर ब्लूप्रिंट, क्यों, बिकॉज भाई यही तो चीज़ है ना जो करेक्टर को ट्रांसफर कर रही है ऑटोसोम्स के अंदर। ऑटोसोम्स में जो सारी चीज़ें ट्रांसफर हो रही है हमारे अंदर, वो तो यही हो रहा है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई अफ्रीकन का बच्चा, मैं दोबारा से कलर शेमिंग नहीं कर रही हूँ, अफ्रीकन का बच्चा जो है अमेरिकन पैदा हो, यानी कि वो कलर बहुत फेयर हो, या फिर किसी अमेरिकन का जो बेबी है, दोनों पेरेंट जो है अमेरिकन है, और उनका जो बच्चा है वो उसका जो कम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो। नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज करेक्टर तो क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, और वो करेक्टर कौन ट्रांसफर कर रहा है, हमारा डीएनए। और क्योंकि डीएनए ट्रांसफर कर रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हमारा मास्टर कॉपी, बिकॉज ये कॉपी तो कर रहा है ना, चाहे ऑटोसोम्स में ही कर रहा हो, ठीक है। ऑटोसोम्स यानी कि जो 22 पेयर्स है, बाकी सारे जो कलर दे रहे हैं हमें, जो हमें आईज दे रहे हैं, जो हमें नोज दे रहे हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। वेरिएशन तो आती हो कहाँ पर आती होगी, हमारी थिंकिंग पावर में, हमारे जो जेंडर है वहाँ पर, हमारे कुछ इंटरनल फीचर्स में, हमारी कुछ ब्रेन की पावर में, ठीक है। सबका सेम नहीं हो सकता, हमारी हाइट में चेंज आ सकता है, सिंपल ना। क्या ब्लड चेंज हो सकता है, क्या आपका ऐसा चेंज होता है कि भाई आपके घर में पूरे खानदान में किसी के सीधे बाल नहीं है, सबके कर्ली बाल है और आपके सीधे हैं, नहीं ना, नहीं हो सकता, बिकॉज वो सारी चीज़ तो ऑटोसोम्स दे रही है ना, और वो तो कॉपी हो रही है किसके वजह से, बिकॉज वहाँ पे भी डीएनए, हर क्रोमोसोम के अंदर बेटा डीएनए होगा, ठीक है। बट क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, यानी कि जो हमारे गैमेट्स में है,
वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी, वहाँ पर मियोसिस होगी, तो हमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगी और उसी की वजह से हमारा जेंडर भी आता है, दैट इज एक्स और वाई करके। ठीक है, तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, और जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो डीएनए से बना होता है, जैसे कि मैंने बताया, और उस डीएनए के अंदर जीन होते हैं जो कि कैरेक्टर कैरी करती है, और ये जो क्रोमोसोम होता है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि एक सेल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता ही होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, जीन के अंदर कैरेक्टर, बस। ठीक है, थोड़ा याद कर लेना। कंटेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर, यानी कि इन्फॉर्मेशन सेंड करता है फादर टू ऑफस्प्रिंग, या फादर टू अ चाइल्ड, फादर टू अ डॉटर, फादर टू अ सन। ठीक है, या फिर पेरेंट से उसके बच्चे के अंदर। ठीक है, मदर भी हो सकता है, आप देख लेना। इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग दी प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी बनाता है ये हमारा डीएनए। ठीक है, क्यों बनाता है प्रोटीन्स? बिकॉज जब कभी भी हम क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा, आप 11 में पढ़ोगे भी कि भाई क्या होता है वो चीज़, कि हाँ भाई कैसे हम डीएनए से, डीएनए के रेप्लिकेशन करने से, कैसे हमारा जो डीएनए को हाफ करने से आरएनए बनता है, फिर आरएनए सिंथेसिस करता है हमारा प्रोटीन, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डीएनए भी हेल्प कर रहा है किसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो सिंपल प्रोटीन भी बनाता है, बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोटीन बनाता है। हाँ जी, डीएनए डुप्लीकेशन एंड रेप्लिकेशन, चलो आ ही गया कि हाँ जब कभी भी हम डीएनए का नंबर जो है डबल कर देते हैं, उसको बोलते हैं बेटा क्या, हमारा डीएनए का डुप्लीकेशन, जो कि हो रहा होता है हमारे गैमेट्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द डीएनए गेट्स डुप्लीकेट हो जाता है, डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड मेक द टू डिफरेंट सेल बना देता है, एंड डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर डीएनए की कॉपी हो रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे गैमेट सेल के अंदर होती है, बिकॉज गैमेट सेल ही एक ऐसा सेल है बेटा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 23, ठीक है, आई रिपीट माई सेल्फ, सिर्फ 23 क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर नहीं होते उन सेल के अंदर, और वो जो 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, वहाँ पर डीएनए का क्या हो रहा होता है, नंबर बढ़ रहा होता है, और जब डीएनए का नंबर बढ़ता है तभी तो भाई हम उस एक सेल से, जहाँ पर डीएनए कितने कर दिए हमने, 2 कर दिए, तभी तो हम उसमें 2 निकाल कर एक एक डाल सकते हैं, राइट। अब एक एक डाल दिया, अब एक एक में क्या गया, यहाँ पे भी 23 पेयर, यहाँ पर भी 23 पेयर। सपोज ये पूरा सेल है, यहाँ से हमें 23 पेयर मिल गए। क्यों 23 पेयर मिले? बिकॉज यहाँ पर हमने उसको डुप्लीकेट करवाया, दैट मीन्स हमने 46 पेयर जो है वहाँ पर करवाए। ठीक है, 46 पेयर में से कैसे हुए? बिकॉज डुप्लीकेट करवाया, 23 पेयर मिले। ठीक है बच्चा, अब उन 23 पेयर्स के अंदर से भी फर्दर डिवीजन होगी, जो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगी। सपोज दीज आर द सेल, अब इस सेल के अंदर से 2 पेयर जो है निकलेंगे, और इस सेल के अंदर होगी डुप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा 2 डीएनए। अब 2 डीएनए में से एक डीएनए यहाँ पर आ गया, एक डीएनए यहाँ पर आ गया, फर्दर इनमें होगा तो यहाँ पर जाएगा हाफ, यहाँ पर जाएगा हाफ, यहाँ पर जाएगा हाफ, और यहाँ पर जाएगा हाफ। ऐसे हमें 4 सेल मिलेंगे, जो कि होते हैं हमारे गैमेट्स। एक सेल के अंदर से 4 डॉटर सेल जो है मिलते हैं, जो होते हैं हमारे गैमेट्स। वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हाफ हो जाता है, बिकॉज जो डीएनए होता है पहले डुप्लीकेट हो जाता है, फिर उसको हम एक एक दे देते हैं, फिर उसके बाद एक से भी हाफ में वो बट जाता है। क्लियर? जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उनका नंबर जो है, जो हमारे क्रोमोसोम है उनका नंबर जो है हाफ होता है। क्यों? जो हमारे गैमेट सेल है उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। क्यों होता है? बिकॉज जब कभी भी फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तो उस फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें जो है सिर्फ और सिर्फ बेबी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ही चाहिए, और अगर गैमेट सेल के अंदर 23 पेयर प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा वहाँ पर जो क्रोमोसोम आएंगे वो आएंगे 46 पेयर, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसा चाइल्ड जो है नॉर्मल पैदा नहीं होगा, वो होगा एबनॉर्मल चाइल्ड, और कोई भी नहीं चाहता कि उसका चाइल्ड एबनॉर्मल हो। तो एबनॉर्मलिटी आती है हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसीलिए जो गैमेट सेल है उनको हाफ होना ही पड़ता है, बिकॉज अगर फादर से हाफ आएंगे, मदर से हाफ आएंगे, तब जाके पूरा पेयर बनेगा। ठीक है, अगर दोनों से पेयर आ रहे हैं तो भाई एक 4 नंबर बन जाएगा, यानी कि 4 पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन आता है किसकी वजह से? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है हमारे गैमेट सेल के अंदर। ठीक है, गैमेट सेल यानी कि सेक्स सेल्स के अंदर। अब क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वहाँ से हमें वेरिएशन मिलता है। और वेरिएशन के क्या इंपॉर्टेंस है? अब इतना बात कर लिया वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन आती कैसे है, ठीक है, बट वेरिएशन आ क्यों रही है, इंपॉर्टेंट क्या है उसका। अब सपोज अगर आप कहीं बाहर गए हैं, ठीक है, आप बाहर घूमने गए हैं और आपको आती है सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश लैंग्वेज,
और बाकी आपके साथ वाले किसी को नहीं आती, और जिस कंट्री में आप गए हैं वहाँ पर हर कोई स्पेनिश लैंग्वेज बोलता है, ठीक है, तो आप क्या हो गए भाई, वहाँ से उनसे अलग हो गए, ठीक है, उन पूरे ग्रुप से अलग हो गए, बिकॉज आप ही एक ऐसे इकलौते इंसान हैं जो कि एक दूसरे के बीच में क्या बन सकता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये हमारा क्या है, एक वे है, एक जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं दूसरे। तो आप मीडियोकर बन चुके हैं वहाँ पर, और वहाँ पर आप जो है बात कर रहे हैं एक मीडियम बन कर के, हाँ भाई आप क्या बोल रहे हैं स्पेनिश में उनसे, फिर आप उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं एज अ ट्रांसलेटर, ठीक है। क्यों कर रहे हैं आप, क्यों कर पा रहे हैं आप, और वहाँ पर आप बड़े आराम से सर्वाइव भी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, बिकॉज आपको स्पेनिश आती है, बाकी किसी को आपकी फैमिली में नहीं आती है। अब वो क्या हुआ, क्योंकि आप वहाँ से कुछ आपके अंदर वेरिएशन आया, तो वहाँ से आप क्या हो गए भाई, उनसे अलग हो गए, और उस वेरिएशन की वजह से आपको क्या मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप बड़े ही आराम से उस कंट्री में अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि आपके पेरेंट्स या फिर आपकी उस फैमिली में से कोई भी वहाँ पर अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो, बिकॉज वहाँ पर उनको बात करने के लिए भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेरिएशन। तो सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल था, बट वही अगर वेरिएशन हमारा इंटरनली हो रहा है, ये वेरिएशन तो आपने एक्वायर्ड किया है, ठीक है बच्चा। अगर ये वेरिएशन जो है आपके पास खुदरती आ रहा है, सपोज अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, उसका ब्रेन जो है बहुत शार्प है, उसके पेरेंट्स में या उसके पूरे खानदान में कितना इतना शार्प नहीं था। आइंस्टाइन का ही एग्जांपल ले लो, उनके पेरेंट्स और उनके जो पेरेंट्स थे उनका ब्रेन इतना हाईफाई नहीं था, इतना शार्प नहीं था, सिर्फ आइंस्टाइन का ही था। तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज वेरिएशन आए। अब वेरिएशन आए तभी आइंस्टाइन को हर इंसान जानता है, उनके पेरेंट्स को नहीं, राइट। अगर उनके पेरेंट्स को भी जाना जाता है तो सिर्फ आइंस्टाइन के पेरेंट्स के नाम से। तो आपको मैं यही बताना चाहूँगी कि भाई जो हमें वेरिएशन देता है वो हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई हम उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है सर्वाइव कर पाएँ। तो उस सर्वाइवल की वजह से ही वेरिएशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पढ़ते हैं क्या दे रखा है, दैट इज वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज as it allows some individual to withstand and change it in with the environment or the niches, ठीक है। कि हाँ भाई जैसे जैसे हम जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे, हम जो है वेरिएशन लाते रहेंगे अपने अंदर, तो वो हमारा क्या सर्वाइवल जो है अच्छा होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई डीएनए कॉपी हम क्यों करवाते हैं और डीएनए कॉपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो हाफ नंबर जो है वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। डीएनए कॉपिंग मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, but the process of copying DNA will have some variation which each time which leads to the stability of the population एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, ठीक है। जैसे जैसे करके हमारा जो डीएनए है बेटा रेप्लिकेट होगा, तो वहाँ पर वो पूरा का पूरा डुप्लीकेट नहीं होता, बिकॉज वो कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखाएगा, जो कि हमने बात करी थी हमारे गैमेट सेल के अंदर। तो क्योंकि वहाँ वेरिएशन आ रही है तो डीएनए कॉपिंग की वजह से ही वेरिएशन भी मिल रही है। प्लस एक और पॉइंट जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, जो कि मैंने आपको पहले बताया, दैट इज अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो हमारे गैमेट सेल के अंदर हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए हमें नहीं मिलेगा। दैट मीन्स हाफ ऑफ द नंबर ऑफ या फिर सिंगल पेयर ऑफ द क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दैट इज व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन, जो कि हम बात कर चुके हैं। अभी हमने बात करी थी व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या होता है, डीएनए कहाँ होता है, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमेटिड, और क्या फायदे हैं हमारे वेरिएशन के, क्यों करवाना चाहते हैं हम वेरिएशन, बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, जो मेन टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें आपको बड़ा ही प्रॉब्लम होता था, बिकॉज बाकी सब तो इंटरेस्टिंग है, बाकी तो बहुत मज़ा आता है, वो भी इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा टफ बन जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डीपली जाके हमने पढ़ा, ठीक है। तो वो तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हमारे मेन चैप्टर के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। बता दिया, ठीक है भाई। जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है वो जनरेट करता है न्यू इंडिविजुअल, यानी कि ऑफस्प्रिंग, पेरेंट सेल, ऑफस्प्रिंग आया सेम काइंड यानी कि सेम स्पीशीज का। नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना नॉर्मल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख देना, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, ऑफस्प्रिंग एंड सेम स्पीशीज। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखोगे साइंस के अंदर तो बहुत बढ़िया है, मार्क्स भी फिर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको वही करना है। रिप्रोडक्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल वन। अगेन व्हाट इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जहां पर भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उस सिंगल पेरेंट से ही क्या हमें दो कॉपीज मिल जाते हैं, यानी कि दो बच्चे मिल जाते हैं। सपोज दिस इज द सिंगल पेरेंट, इसने डिवाइड होना जो चालू करा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के बाद बेटा यहाँ पर क्या करा, इसने जो है डिवाइड होना यानी कि अपने आप को इलोंगेट किया, डिवाइड होना चालू किया। डिवाइड होने के बाद क्या बन गया, ये दो डॉटर सेल बन गया,
ठीक है। अब ये जो डॉटर सेल होगा ये इंडिविजुअली जो है बड़ा होगा और ये दोबारा से ऐसा होगा, यानी कि इलोंगेट होना चालू करेगा और ये साइकिल जो है चलती रहेगी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन फिजन, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, बिकॉज यहाँ पर एक सेल से दो चीज़ें बट रही है और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही सेल है तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिजन वाला पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिजन भी दो टाइप की हो सकती है, जब कभी भी एक सेल में से दो पार्ट्स बट रहे हो तो हम उसको बोल देंगे बाइनरी, बिकॉज बाई मीन्स दो और फिजन मतलब बांटना। और अगर वहाँ पर हो रही है मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है सेल डिवाइड हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे हमारा मल्टीपल फिजन। ठीक है, जो कि अगेन एग्जांपल है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्यों? बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वहाँ पर सेक्स गैमेट जो है प्रेजेंट नहीं होंगे। सेक्स गैमेट प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है दो पेरेंट्स की। वहाँ पर सिंगल पेरेंट ही जो है कैपेबल है टू गिव बर्थ टू अ न्यू वन। ठीक है, it's the process of formation of a new individual from any specialized या unspecialized part of a single parent without fertilization. fertilization नहीं है, fertilization means the mating of a male gamete and a female gamete. अब जब मेल और फीमेल का ही कुछ नहीं है यहाँ पर तो क्या गैमेट आएंगे, क्या मैटिंग होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं है और ये प्रोसेस जो चलता आ रहा है 6 टाइप के हो सकते हैं, इसमें हम फिजन की बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हमारा फ्रेगमेंटेशन। ये फिजन देखने को मिलता है अमीबा के अंदर, जबकि मल्टीपल फिजन यानी कि एक सेल से बहुत सारे सेल जो बटते हैं बच्चा, एक सेल से जब बहुत सारे सेल जो है बटते हैं तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है हमारे प्लाज्मोडियम के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्लस द डेफिनेशन प्लस द पार्ट कि हाँ भाई वो किस पार्ट से है, यानी कौन सा टाइप का है, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको ये याद करना ही करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एग्जाम्स में। अगर आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूरे के पूरे 6 टाइप आपको लिखने पड़ेंगे कि हाँ भाई फिजन क्या होता है, उसके भी 2 पार्ट्स बनाना, किस किस में होता है, ये अमीबा में होता है, ये प्लाज्मोडियम में होता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग वगैरह सब आपको बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन, बिकॉज समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाउ डू यू रिप्रेजेंट इन द एग्जाम। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो मार्क्स अच्छे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फिजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कि हाँ भाई जब कभी भी हमारा फिजन जो है पेरेंट बॉडी जो है सेल 2 डॉटर सेल्स में, उनको डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज सेम एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी होती है, कार्बन कॉपी हम बोल सकते हैं। जो पेरेंट था वैसे ही हमारा डॉटर सेल भी आ गए है। और यहाँ पर इस केस के अंदर जो है मल्टीपल यानी कि एक सेल से जो बहुत सारे सेल हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारा प्लाज्मोडियम के अंदर होता है, ये अमीबा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। जब कभी भी हमारा एक सेल जो है, दिस इज अ सेल, ठीक है, ये सेल बॉडी है, ये भाई फ्रेगमेंट्स में बट जाती है और उसका पर्टिकुलर एक फ्रेगमेंट जो है एक पूरा सेल बना देता है। ठीक है, सपोज ये भाई मेरा जो सेल है ये इतना बड़ा हो गया है और यहाँ इतना बड़ा होने के बाद ये क्या कर रहा है, इसको बहुत आलस आ रहा है कि अपनी पूरी बॉडी का भार जो है ये संभाल नहीं पा रहा। तो ये क्या करेगा, आलसी इंसान, ये आलसी इंसान अपने आप को बांट देगा 2 हिस्सों में। ठीक है, अब 2 हिस्सों में बांट दिया तो एक ही हो गया आधा और यहाँ पर भी एक हो गया आधा। सपोज आप मार्केट गए हैं, मार्केट में से आप बहुत सारा सामान लाए हैं, 5 किलो का आपने आटा ले लिया। ठीक है, अब उस 5 किलो के आटे को आप क्या करोगे, भाई आपके एक हाथ पे इतना ज़्यादा वेट आया तो आप क्या बोलोगे उसको कि यार कुछ ज़्यादा ही वेट आ रहा है, शॉपकीपर को बहुत ज़्यादा वेट आ रहा है, काम कर 2.5 किलो का 2 पन्नी दे दे मुझे, मैं ताकि दोनों हाथ में कैरी कर लूँ बड़े ही आराम से। तो वो क्या करेगा, हाफ कर देगा ताकि आप बड़े ही आराम से कैरी कर लें। तो वैसे ही ये करता है जब कभी भी इसको लगता है कि भाई अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब ये इतना भार नहीं झेल सकता आलसी इंसान, तो इसने अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब जैसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अब ये पार्ट्स भी आगे बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। और क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिज्म आगे बना रहे हैं, जहाँ की आपने देखा था आपकी जब आटा था हाथ में, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ ना कि 2.5 किलो से 5 किलो हो गया, काश ऐसा होता। ठीक है, तो पॉवर्टी नहीं होती, सब 2.5 किलो ही ले रहे होते, कोई 5 किलो नहीं लेता। ठीक है, हाँ जी, पर क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं हो रहा और यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे हम रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई उन्होंने खुद ही फ्रेगमेंट करा। फिजन, ठीक है, इज डिफरेंट, फ्रेगमेंटेशन इज डिफरेंट, बिल्कुल भी मिक्स मत करना। फ्रेगमेंट्स वो 3 भी कर सकता है, फ्रेगमेंट्स वो 4 भी कर सकता है, बट जो फिजन है उसमें 2 में बटेगा या बहुत सारों में। ठीक है, एक ही सेल बटेगा। यहाँ पर ही अपने बॉडी के पार्ट्स खुद से डिवाइड कर रहा है, जबकि वहां पर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है। ठीक है,
दोनों को मिक्स मत करना। वहां पर एक सेल से 2, एक सेल से बहुत सारे, यहाँ पर अपनी बॉडी पार्ट जो है आगे जनरेट हो जा रही है, ठीक है। डिफरेंस है दोनों में, दोनों को मिक्स मत करना। डेफिनेशन कैसे लिखनी है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, इन विच द पेरेंट सेल सिंपली ब्रेक, टूट जाता है इनटू स्मॉलर पीसेस और अपॉन दी मैच्योरेशन, जैसे ये बड़ा होता रहता है ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाता है, छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हमारे कुछ फ्रेगमेंट्स हो गए हैं। सपोज अगर आपके पास कागज है और आपने उसके 1000 टुकड़े कर दिए तो फ्रेगमेंट्स हो गए, और सपोज उन हर फ्रेगमेंट्स में से एक पूरा कागज दोबारा से जनरेट हो रहा है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है हमारा स्पाइरोगारा में। और क्योंकि ये पूरा जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर एक न्यू चीज जो है जनरेट हो रही है, तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, रिप्रोडक्शन का, ठीक है। बाकी अगर उस कागज के अंदर और उन आटे के अंदर जो है ऐसे कुछ चीज देखने को नहीं मिलेगी। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द रीजनरेशन। अगेन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर जो है सपोज अगर गलती से जो है भाई हमारा जो पीस जो है कट गया, ब्रेक हो गया पेरेंट सेल का, तो वो जो हर पीस है ना बेटा, उसके पास एक पावर होती है, उसके पास एक सेल होते हैं कि यहाँ पर वो जनरेट कर लेते दोबारा से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, हाइड्रा पे आ गया, कोई नहीं, हाँ जी, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है ये जनरेट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बीच वाले पार्ट में लिया तो यहाँ पर ऊपर भी जनरेशन हो गई, नीचे भी जनरेशन हो गई। नीचे वाला देखा तो यहाँ पर जो है ऊपर का जनरेट हो गया, ऊपर वाला देखा तो यहाँ पर नीचे का जो है जनरेट हो गया। और ऐसा देखने को क्यों मिला? बिकॉज इनके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं बच्चा, जो कि रिपीटेडली अपने आप को डिवाइड कर रहे होते हैं। अब क्योंकि वहाँ पर रिपीटेडली डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, तो इसके वजह से वहाँ पे सेल बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है, जैसा कि ग्रोथ आपको रिजल्ट की पूंछ में भी देखने को मिलती है। जब कभी भी रिजल्ट के आप पूंछ पे मारते हैं, छिपकली को जब काट देते हैं, तो भाई उसकी पूंछ यानी कि उसके टेल के अंदर क्या रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, जो अपने आप को पूरी टेल को दोबारा से बना लेते हैं। जबकि अगर आप उसको बीच में से मारते हैं तो भाई उसकी बॉडी के पास रीजनरेटिव सेल नहीं होते, उनकी बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, राइट। बट प्लेनेरिया जिसके पूरे बॉडी के अंदर रीजनरेटिव सेल होते हैं, यानी कि हर बॉडी के सेल के अंदर, हर पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या रीजनरेटिव सेल होते हैं, यानी कि पूरी बॉडी इसकी रीजनरेटिव सेल से ही बनती है। तो जब कभी भी कट लगता है या खुद से लगता है या खुद से लग जाता है चलते चलते या फिर किसी भी चीज़ से, ठीक है, सोर्स कुछ भी हो, बट क्योंकि उसके पास एबिलिटी है तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। अगेन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। वहाँ पर वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने फ्रेगमेंट्स कर रहा था, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं कर रहा। वहाँ पर फ्रेगमेंट्स ग्रो हो रहे थे, वहाँ पर रीजनरेटिव सेल नहीं थे, यहाँ पर रीजनरेटिव सेल है, इसलिए इसका नाम रीजनरेशन है और इसलिए ये डिफरेंट है हमारे फ्रेगमेंटेशन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल भी है, दैट इज दी प्लेनेरिया। अब देखते हैं बर्डिंग, जो कि हमारे होती है हाइड्रा के अंदर। बर्डिंग से तो आप डायग्राम से भी समझ जाते हो कि भाई बर्डिंग यानी कि एक ऐसा पेरेंट सेल है, उसके साइड में एक छोटा सा पार्ट जनरेट होता है, वो छोटा सा पार्ट धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, और जब वो पूरा बड़ा हो जाता है और इतना ज़्यादा उसका वेट हो जाता है कि वो पेरेंट सेल जो उसको नहीं सह पा रहा, तो वही पूरा का पूरा नीचे आ जाता है और वो छोटा सा पार्ट यानी कि वो छोटा सा बर्ड जो है मैच्योर हो जाता है और पूरा एक प्लांट बन जाता है। दिस इज अबाउट द बर्डिंग, जो कि हमें हाइड्रा में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कि हाँ भाई हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे कर सकते हैं, जो कि ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी लेते हैं। इस केस के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमारा कोई भी ओल्ड प्लांट होता है, चाहे उसका पार्ट हो क्या, लीफ हो, चाहे रूट्स हो, चाहे स्टेम हो, जब कभी भी हम उसके ओल्ड पार्ट से ही रीजनरेट कर रहे होते हैं क्या, एक न्यू बॉडी पार्ट यानी कि एक न्यू प्लांट, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस केस के अंदर हम चाहे लीफ ले, जो कि हम बायोफिलम में देखते हैं, प्लस चाहे हम स्टेम्स ले, जो कि हम रोज के प्लांट में देखते हैं, चाइना रोज में देखते हैं, कि हम स्टेम से ही एक पूरा का पूरा प्लांट जो है जनरेट करवा लेते हैं। और क्योंकि हम पेरेंटल बॉडी को यानी कि जो वो पुराना प्लांट है उसकी बॉडी से ही जो है न्यू प्लांट जनरेट करवा रहे हैं, इसलिए इसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लांट की यानी कि सिंगल पेरेंट की, तो इसलिए ये पार्ट होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि व्हाट इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।